सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आज हम राजनीति विज्ञान का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ है, जो यूनिट है, उसको पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। आप सभी को मैं बता दूं, मैंने मुख्य तौर पे दो पाठ पढ़ा दिए हैं इस किताब से। पहले वाला जो पाठ है वो स्वतंत्र भारत के समक्ष निम्नलिखित जो चुनौतियां थी उसको अपन ने देख लिया। फिर उसके बाद एक दल के प्रभुत्व का दौर भी अपन ने देख लिया। तो जो साथी नए हैं और चैनल पे अभी नए नए आए हैं, तो उन मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसलिए क्योंकि आपके द्वारा एक सब्सक्राइब करने पे हमारा 1 रुपया सरकारी स्कूल जो है उसको क्या जाएगा, डोनेट जाएगा। सरकारी स्कूल की हम दशा व दिशा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे नज़दीक का जो सरकारी विद्यालय है उसमें विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उन सुविधाओं को सुधारने का हम बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में आप सभी लोगों की मदद, आप सभी लोगों का स्नेह, आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों की सहायता की ज़रूरत है। इसलिए आप एक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नियोजित विकास की राजनीति का मतलब क्या होता है। अपन ने देखा था 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनौतियां भारत के सामने आज़ादी के समय थी। जैसे ही हम आज़ाद होते हैं, आज़ाद भारत के सामने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 3 चुनौतियां उभर कर आई थी। उन चुनौतियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चुनौती रही वो नियोजित विकास की राजनीति थी। मेरे साथियों, हमारे देश का विकास करना है क्योंकि उस टाइम पे अशिक्षा है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, वंचित लोग काफ़ी पीड़ा में जी रहे हैं। उनको कैसे बाहर निकाला जाए, खाद्यान्न संकट बहुत बड़ी समस्या उस समय भारत के सामने हुआ करता था। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही हम 1947 ईस्वी में आज़ाद होते हैं, 1947 ईस्वी में आज़ाद होने के बाद हमारे देश के सामने जो विभिन्न समस्याएं हुआ करती थी, उन समस्याओं का सामना कैसे किया गया। और उन समस्याओं में ये 1947 ईस्वी में जो समस्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही वो नियोजित विकास की थी। यानी अपने देश का विकास कैसे किया जाए, अपने देश का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, अपने देश का विकास कार्य जो है वो किस दिशा में किया जाए। अब अपन देखते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। मेरे साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विकास जो है वो उसके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं, उसके तमाम अर्थ निकाले जाते हैं। उन अर्थों में अपन देखते हैं। देखो, जैसे मान लो कि कोई एक विकास का अपन अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं कि एक विकास शब्द है और इसको अपन 2 भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे साथियों, जैसे सपोज करके देखिए, एक व्यक्ति के नज़र में ये विकास शब्द का मतलब होता है विकास कार्य करना या फिर उन्नति करना, समृद्धि करना। एक व्यक्ति की नज़र में इस शब्द का मतलब हो जाता है विनाश। इस चीज़ को आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, पोस्को प्लांट। ये जो पोस्को प्लांट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विकास के अर्थ को क्या करेगा, परिभाषित करने का काम करेगा। मेरे साथियों, यहाँ पे देखिए, ये जो पोस्को प्लांट है मुख्यतः कहाँ पे लगाया गया, उड़ीसा में लगाया गया। विकास के अपन को अर्थ देखने हैं और उस अर्थ में अपन ये समझने का प्रयास करें कि ये जो पोस्को प्लांट ओडिशा में जब लगाया जाता है तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण इसका क्या करते हैं, विरोध करने पे उतारू हो जाते हैं। यानी पोस्को प्लांट जो लगाया जा रहा है उसका विरोध गांव के लोग क्यों करते हैं, ग्रामीण जो लोग हैं वो किस लिए इसका विरोध करते हैं, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा की क्या है मेरे दोस्तों, राजधानी है। जगत सिंह एक जिला है उड़ीसा में। प्रस्तावित पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र के विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने इसका, कोरियाई जो कंपनी है वो क्या करती है, यहाँ पे पोस्को प्लांट स्थापित करने का काम करती है। आप मेरे दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो इस्पात संयंत्र लगाया जा रहा है वो लगा कौन रहा है, कोरियाई कंपनी है। और ये कोरियाई कंपनी यहाँ पे इस्पात संयंत्र लगा रही है। अब इस्पात संयंत्र लगा रही है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जंगली क्षेत्रों में लगाया जा रहा है। तो जंगली क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी आदिवासी लोग हैं वो सारे के सारे लोग इसका क्या करना शुरू कर देते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं और विरोध पे उतारू हो जाते हैं। अब देखिए, कोरियाई जो कंपनी है वो मुख्य रूप से दावा कर रही है कि भाई हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विश्व में इस्पात की क्या हो रही है भाई, डिमांड बढ़ रही है।
तो उसको क्या किया जाना चाहिए, पूरा किया जाना चाहिए। तो सरकार, जो उड़ीसा की सरकार, वो क्या कर देती है, कोरियाई कंपनी को आदेश दे देती है कि आप एक काम कीजिए, यहाँ पे अपना प्लांट लगाइए और यहाँ पे आप अपना प्लांट लगाकर ज्यादा से ज्यादा इस्पात को निर्यात कीजिए विदेशों में, क्योंकि इस्पात जो है उसकी लगातार क्या बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, और इस डिमांड को आप क्या कीजिए, पूरा कीजिए। ये बात कहती कौन है भाई, उड़ीसा की सरकार कहती है, और उड़ीसा की सरकार ये कहती है कि आप इस डिमांड को पूरा कीजिए। और जैसे ही उड़ीसा की सरकार इसको अनुमति दे देती है, तो यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हुआ करते थे आदिवासी, वो उसका विरोध करने लग जाते हैं। आदिवासियों ने कहा कि अगर यहाँ पे पोस्को प्लांट लगाया जाएगा तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं जो है, जो हमारी जीविका का साधन है, हम इसी के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, जंगली उत्पादों से अपन अपने संसाधनों को संचालित कर रहे हैं। अपने जीवन को जीने का पूरा जो माध्यम है वो क्या है, जंगल है। जंगल में ही हम रहते हैं और जंगल के ही उत्पादों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप प्लांट लगाओगे, दक्षिण कोरिया की कंपनी यहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट लगाएगी, तो जंगल को क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, साफ करना पड़ेगा। और जैसे ही जंगल साफ होगा तो ये आदिवासी जितने भी लोग हैं वो जाएंगे कहाँ पे, आदिवासी लोगों के पास में कोई निवास स्थान दूसरा नहीं रहेगा। इनकी जो जीवन शैली है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। इसलिए पोस्को प्लांट का आदिवासी लोगों के द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया, और सरकार को मजबूर किया गया कि आप यहाँ पे क्या नहीं लगा सकते, प्लांट नहीं लगा सकते। मेरे दोस्तों आगे अपन देखते हैं बड़ी संख्या में लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा कि हमारी जीविका, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जीविका और जीवन की कीमत पर कंपनी को इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यानी पोस्को प्लांट जो लगाया जा रहा है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आयोजन का राष्ट्रीय युवा संगठन के द्वारा नेतृत्व किया गया और नव निर्माण समिति ने भी इसका क्या किया, समर्थन किया। और वहां पे पोस्को जो प्लांट है उसको रोकने का हर संभव ये क्या करते हैं मेरे दोस्तों, प्रयास करते हैं। अब आपको कई बार ये जानकर आश्चर्य होगा कि यार एक व्यक्ति के लिए तो ये विनाश का काम कर रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके लिए क्या कर रहा है, विकास का काम कर रहा है, उन्नति का काम कर रहा है। आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा होगा, एक नर्मदा आंदोलन चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का मेन मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई इसके ऊपर क्या बनाया जा रहा था, बांध बनाया जा रहा था। और जब बांध बनाया जा रहा है तो यहाँ की जितने भी स्थानीय लोग हुआ करते थे, उन स्थानीय लोगों ने क्या किया, इस चीज का विरोध किया। स्थानीय लोग विरोध करते हैं, और जब ये कोर्ट में जाते हैं और प्रदर्शन का स्वरूप जब लंबा चौड़ा हो जाता है, तो ये सारे के सारे लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में जाकर इन्होंने अपनी दलील दी और इन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर आप यहाँ पे नर्मदा आंदोलन में मुख्य रूप से यहाँ पे अगर हम बांध बनाने की अनुमति दे देते हैं, तो हमें लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसकी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, हुआ क्या, स्थानीय लोग जब हाई कोर्ट में चले जाते हैं और हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखिए, सरकार जो है वो अपना ये पक्ष रख रही है कि यहाँ पे हम बांध बनाकर सिंचाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, सिंचाई करना चाहते हैं। इसके साथ साथ में बांध के माध्यम से हम किसका उत्पादन करना चाहते हैं, बिजली का उत्पादन करना चाहते हैं। बांध के माध्यम से हम पेयजल की व्यवस्था करवाना चाहते हैं। इसलिए सरकार ने कहा कि भाई देखिए, हम ये तमाम काम करना चाहते हैं, और इन लोगों ने कहा कि अगर यहाँ से आप बांध बनाओगे तो हमें विस्थापित होना पड़ेगा, यानी यहाँ से दूसरे स्थान पे जाना पड़ेगा। अगर हम दूसरे स्थान पे यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा कि भाई आप एक काम करो, सरकार को आदेश दिया कि आप एक काम कीजिए, ये जो विस्थापित लोग हैं इनके लिए अन्य जगह पे आप किसकी उपलब्धता करवाइए, जमीन की उपलब्धता करवाइए, इनको अन्य स्थान पे आप बसाइए। और इनके जीवन में जो मुख्यतः समस्याएं हैं, जैसे मान लो कि इनको पेयजल की व्यवस्था करनी है, बिजली की व्यवस्था करनी है, जमीन की व्यवस्था करनी है, मकान की व्यवस्था करनी है, रोजी रोजगार की व्यवस्था करनी है, ये तमाम आप व्यवस्थाएं इनको करके दीजिए। फिर आप यहाँ पे क्या बनाइए, बांध बनाइए। सरकार ने इनकी मांग को माना और अन्य स्थान पे इनको निवास स्थान उपलब्ध करवाया गया। वो तमाम सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जो एक मनुष्य के जीवन के लिए सबसे ज्यादा क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है।
अब अपन अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। तो मैंने आपको विकास का मतलब बताया कि विकास जो है वो एक के लिए उन्नति और समृद्धि का मार्ग तय करता है, और एक के लिए वो विनाश का मार्ग तय करता है। अपन ने ये पोस्को प्लांट के माध्यम से समझने का क्या किया मेरे दोस्तों, प्रयास किया है। अब अपन आगे देखते हैं। राजनीतिक टकराव भी होता है, क्योंकि आज़ादी के समय ये तय कर पाना मुश्किल था कि हम किस विचारधारा का समर्थन करें, विकास के कौन से मॉडल को अपन अपनाएं। तो महत्वपूर्ण दो मॉडल चला करते थे। एक मॉडल है उसका नाम है पूंजीवाद, और एक मॉडल जो है उसका मतलब है साम्यवाद। ये दो मॉडल चल रहे हैं, और इन दोनों मॉडलों में मुख्य रूप से एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है, और दूसरा जो है उसका नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा है। अब अपन को यहाँ पे समझने वाली बात यह है, पूंजीवाद का मतलब अगर अपन एक शब्द में मतलब देखें तो इसका मतलब होता है निजी काम, यानी पूरा का पूरा काम निजी होना चाहिए। सरकार उसमें बिना मतलब का हस्तक्षेप नहीं करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होने चाहिए, और अच्छी सी अच्छी तकनीक लेके आनी चाहिए, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या दिया जा सके, तकनीकी संसाधनों के माध्यम से सुविधा दी जा सके। साम्यवादी जो विचारधारा है इसका मानना ये होता है कि पूरा का पूरा काम सार्वजनिक होना चाहिए, सरकार उसके ऊपर क्या लगाए, पूरा का पूरा नियंत्रण लगाए, सरकार ही उसकी देख रेख करे, सरकार तमाम वो व्यवस्थाएं करे जो जनता के लिए क्या होनी चाहिए, उपयोगी होने चाहिए। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे भारत के सामने ऑप्शन यह है 1947 ईस्वी में कि हम अपनाएं किसको, पूंजीवाद को अपनाएं या फिर साम्यवाद को अपनाएं। तो भारत के जो उस समय के राजनेता थे उनके सामने ज्यादातर जो झुकाव उनका हुआ करता था वो किसकी तरफ हुआ करता था, साम्यवाद की तरफ हुआ करता था, कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा साम्यवादी विचारधाराओं को अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर अपन सारा का सारा काम निजी सेक्टर को दे देंगे तो उनका दबदबा हो जाएगा, वर्चस्व हो जाएगा, फिर हम गुलामी की नई जंजीरों में जकड़ जाएंगे और हम फिर वहाँ से वापस नहीं निकल पाएंगे। इसलिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मध्यस्थता अपनानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को देख रेख करनी चाहिए, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, काम करे, सरकार कल्याणकारी योजनाएं लेके आए। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जो है वो कौन सी विचारधारा का सबसे ज़्यादा समर्थन करते हैं, साम्यवाद का। तो ये साम्यवाद एक विकास का सबसे बेहतरीन मॉडल उस समय भारतीय राजनेताओं को लगा था। ये अपन ने देख लिया यहाँ पे कि भाई अपन को फैसला लेना है, राजनीतिक उस टाइम पे फैसले लेने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अगर आप राजनीतिक फैसले नहीं लोगे तो आपको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब अपन यहाँ पे देखते हैं मुख्य रूप से ये भारत के मुख्य रूप से आपने देख लिया राजनेता है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू है। और जवाहरलाल नेहरू की जो विचारधारा उस टाइम पे सबसे ज़्यादा किसके नज़दीक हुआ करती थी, साम्यवादी विचारधारा के नज़दीक हुआ करती थी। इन्होंने कहा, और आपको पता होना चाहिए, सन 1990 ईस्वी तक भारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी व्यवस्थाओं को महत्व देता रहा। अब अपन देखते हैं आगे की व्यवस्थाओं को कि सरकार किस प्रकार से एक एक करके क्या करती है, काम करती है। और ये तमाम बातें हैं कि भाई विश्व के जो विभिन्न देश हैं वो किसकी धारणा में आना चाहते हैं, विकसित, विकासशील और अविकसित। एक एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ इसी पार्ट में है कि विकास का मतलब लोगों की नज़र में एक चीज़ वो हमेशा ये सोचते थे, वो किसकी तरफ देखना चाहते थे, पश्चिम की तरफ देखना चाहते थे। वो बताते थे कि भाई देखो यूरोप कहाँ पे पहुँच गया, अमेरिका कहाँ पे पहुँच गया। तो इस यूरोप और अमेरिका की लोग क्या देते थे, एग्जाम्पल देते थे, उदाहरण देते थे, और इनकी तर्ज पे वो क्या करना चाहते थे, अपना विकास करना चाहते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का वो हर संभव प्रयास कर रहे थे। तो पश्चिम का हवाला दिया जाता था कि पश्चिम कहाँ पे है। आज भी अपन ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं अमेरिका कहाँ पहुँच गया, भारत कहाँ पे है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये तमाम बातें आज भी भारत के लोग बोलते हैं। और ये अपन को यहाँ पे मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी, देखो मैंने ये बताया, कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी, खुद कांग्रेस, नेहरू तक शामिल अमेरिका की तर्ज के विकास को बहुत कम महत्वपूर्ण मानते थे। इनका मानना ये था कि भाई हमें इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर पूरी की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी है, निजी है, निजी संसाधनों के हाथों में पूरी की पूरी अगर व्यवस्था चली जाएगी तो यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनका कोई भी
ध्यान नहीं रखेगा, गरीब लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जवाहरलाल नेहरू की ये विचारधारा थी। उस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी भी ये मानती थी, और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की क्या बनती है मेरे दोस्तों, सरकार भी बनती है, आपने देखा। अब यहाँ पे अपन को एक छोटी सी जानकारी ध्यान में रखनी है, क्या वो ये है कि योजना आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? योजना आयोग। ये योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की जाती है। इसकी स्थापना क्यों की गई? क्योंकि हमें क्या बनाना है भाई, प्लान बनाना है। और ये जो योजना आयोग की स्थापना की जाती है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भारत में अचानक से ही योजना आयोग आ गया था। सोवियत संघ भी योजना बनाकर काम कर रहा था, नियोजन को अपनाकर काम कर रहा था। विश्व के वो तमाम देश जो सबसे शक्तिशाली उस समय थे और उभर रहे थे, अपनी प्रगति कर रहे थे, अपना विकास कर रहे थे, वो सारे के सारे तमाम देश एक योजना बना रहे थे, प्लान बना रहे थे, और उस प्लान के माध्यम से कार्यों को क्रियान्वित कर रहे थे, कार्यों को संचालित कर रहे थे, कार्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। तो भारत ने भी 15 मार्च 1950 ईस्वी में एक योजना आयोग की स्थापना की। इस योजना आयोग की स्थापना का मेन मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई हमें देश में योजना बनानी है, प्लान बनाना है, प्लान बनाकर अपने देश का विकास करना है कि हमें कौन से क्षेत्र में विकास करना है। हमें कृषि में विकास करना है, हमें उद्योग में विकास करना है, हमें शिक्षा में विकास करना है, या फिर हमें चिकित्सा में विकास करना है, या फिर हमें खाद्यान्न संकट से उभरना, कैसे कैसे देश का विकास करना है, ये हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो तय किए गए, ये कहा गया कि भाई योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री को बनाया जाएगा। अब इस योजना आयोग का एक मेन मुख्य मकसद ये रह गया कि अब आप एक दस्तावेज तैयार कीजिए और बताइए कि हमें कितना पैसा खर्च करना है और कौन से क्षेत्र पे खर्च करना है, पैसा वो आएगा कहाँ से, उसमें हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसमें हमें कितना ज़्यादा मुनाफा होगा, ताकि हम अपनी ज़रूरत की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको तो प्राप्त करने में क्या हो सके, सफल हो सके। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने, और आज आपको पता होना चाहिए यही योजना आयोग जो है वो मुख्यतः नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो आजकल इसका नाम चेंज कर दिया, नीति आयोग। योजना आयोग की जगह इसका नाम क्या हो गया है, नीति आयोग हो गया है। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है, और इस 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। तो इसके अध्यक्ष कौन है मेरे दोस्तों, प्रधानमंत्री हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान समय में योजना आयोग के क्या हैं, नीति आयोग के क्या है, अध्यक्ष है। योजना आयोग का आजकल नाम क्या हो गया, नीति आयोग। अब अपन को यहाँ पे ये देखना है कि ये जो नीति आयोग है ये देश के लिए योजनाएं बनाता है। एक समय पे योजना आयोग बनाया करता था। तो इसका मेन मुख्य मकसद यही है, देखो यहाँ पे यह बता रहा है कि स्त्री जो है, पुरुष जो है, सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त संसाधनों को क्या करवाना, उपलब्ध करवाना। समुदाय के भौतिक जो संसाधन हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लेके आ सकें, ताकि उन संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फायदा पहुंचाया जा सके। अर्थव्यवस्था का हमें संचालन किस प्रकार से करना है, ये सारी की सारी बातें इस योजना आयोग ने क्या की मेरे दोस्तों, तय की। अब अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि शुरुआती कदम में ये देख लो, यानी ये बताया गया कि भाई योजना आयोग एकदम से अचानक नहीं आया, धीरे धीरे इस योजना आयोग की जो कल्पना है उसको साकार किया गया कि भाई कैसे। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, सोवियत संघ जो है ना उसने 1930 से 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच भी, यानी उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयां थी, उसके बावजूद भी उसने शानदार प्रगति की थी। और ये शानदार जो प्रगति है वो किसके माध्यम से की गई, नियोजन के माध्यम से की गई। यानी कठिन से कठिन समय में भी अगर आप योजना बना रहे हैं, अगर प्लान बना रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से 1930 से लेकर 1940 तक सोवियत संघ आर्थिक संकटों से गुजर रहा था, उस टाइम पे उसने नियोजन को अपना महत्वपूर्ण साधन माना, और इसी साधन के माध्यम से वो धीरे धीरे उस आर्थिक संकट से उभरने में सफल हो पाता है। 1944 ईस्वी में एक बॉम्बे प्लान आया। उस बॉम्बे प्लान को आपको ध्यान में रखना है कि बॉम्बे प्लान है क्या, तो उद्योगपति जितने भी हुआ करते थे
उन उद्योगपतियों ने ये कहा कि भाई हमें क्या करना है, देश का विकास करना है, तो बॉम्बे प्लान स्थापित किया और 1944 में किया। और किया किसने? उद्योगपतियों ने। इन्होंने कहा कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ताकि हम उत्पादन कर सकें, और उत्पादन करके किसको बढ़ा सके? निर्यात को बढ़ा सके, ताकि हमारे देश में जब हम निर्यात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेचेंगे, तो हमारे पास में विदेशी पूंजी आएगी, और इस विदेशी पूंजी का अपन जो इस्तेमाल है वो अपने देश के विकास कार्यों में करेंगे। ये मानते कौन है? उद्योगपति मानते। इन्होंने एक प्लान बनाया, योजना बनाई। अब अपन को यहाँ पे ध्यान में रखना है, योजना आयोग की स्थापना हो ही जाती है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने जाते हैं। अब शुरुआती जो कदम है वो कौन से उठाए गए थे? किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। और उस समय भारत सरकार के द्वारा शुरुआती जो कदम है वो कौन कौन से होते हैं? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको देखना ये है कि शुरुआती कदम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको माना गया? पंचवर्षीय योजनाओं को माना गया। ये देखिए आप, यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना गया। पंचवर्षीय योजनाएं कितने साल के लिए तय की गई? 5 साल के लिए तय की गई। और ये 5 साल के लिए तय की गई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उसका टाइम पीरियड 1951 से 1956 तय किया गया। कितना तय किया गया? 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऊपर सबसे ज्यादा क्या दिया गया? ध्यान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बेहतर बनाने के लिए किसका निर्माण किया गया? बांध का निर्माण किया गया। इस बांध से किसका सहारा लिया जाएगा? अपन को सिंचाई, बांध के माध्यम से अपन सिंचाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके माध्यम से एक चीज और तय की गई कि भाई क्या बनाया जाएगा? बिजली। और आपको पता होना चाहिए भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे बनाया गया। इसके साथ साथ में उन्नत किस्म के जो बीज हुआ करते थे वो भी लेकर आए गए। और इसके साथ साथ में तकनीक जो है उसको भी महत्वपूर्ण माना गया। और एक चीज छोटी सी और देखना यहाँ पे, इसी समय 1951 में भूमि सुधार कानून भी लगाया गया, ताकि जो भूमिहीन किसान है उन भूमिहीन किसानों को क्या दिया जा सके? जमीन दी जा सके, ताकि वो भी कृषि कर सके, खेती कर सके। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसमें यह तय किया गया कि आमदनी कहाँ से होगी और खर्च की योजनाएं क्या होगी, यानी हम पैसा कहाँ से लेकर आएंगे और इसके साथ साथ उन पैसों को हम कहाँ पर खर्च करेंगे। इन तमाम बातों को अपन को क्या रखना? ध्यान में रखना है। इसके साथ आगे अपन देखते हैं कि योजना आयोग जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किनको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। देखो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये चल रहा था दौर, एक के बाद में एक योजना बनती जा रही थी और लगातार उसका क्या होता जा रहा था? विकास कार्य होता जा रहा था। और इन्हीं विकास कार्यों के माध्यम से लगातार देश क्या कर रहा था? प्रगति कर रहा था। अपन यहाँ पे देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उस प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये देखिए आप, मैंने अभी आपको बताया मेरे दोस्तों, वो देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना का नाम आपको मिल गया यहाँ पे। इसके साथ साथ में कृषि क्षेत्र पे क्या दिया गया? जोर दिया गया। इसके साथ साथ में भूमि सुधार पे जोर दिया गया। ये अपन ने तमाम बातें देख ली। इसका टाइम पीरियड आपको ये देखना है 1951 से 1952। एक ही यहाँ पे KN राज नामक एक अर्थशास्त्री, इन्होंने कहा कि भाई देखो आपको अगर विकास करना है तो वो धीमी गति से करना है, यानी धीरे धीरे आप चलिए, आराम से चलिए, हौले हौले चलिए, आपको उड़ने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आपको अपनी चाल को क्या रखना पड़ेगा? धीमी रखना पड़ेगा मेरे साथियों। फिर उसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया, और वो जो दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना थी, उस दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको महत्वपूर्ण माना गया? उद्योगों को महत्वपूर्ण माना गया। और ये हमारे उस समय के सबसे बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कह लो आप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार है मेरे दोस्तों ये। और इनका नाम है PC महालनोबिस। ये PC महालनोबिस है। इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है उस पंचवर्षीय योजना का आधार तय किया, उस पंचवर्षीय योजना को तय किया कि इसमें सबसे ज्यादा हम किसके ऊपर ध्यान देंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया किसके ऊपर? उद्योगों के ऊपर। कि उद्योगों में हमारे पास में क्या नहीं है? तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमने क्या किया? दूसरे देशों से हमने तकनीक को खरीदा, उद्योगों में स्थापित किया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके
हमने क्या किया, निर्यात किया। उसकी वजह से हमारे देश में विभिन्न वो वस्तुएं उपलब्ध हुई जिनकी हमें बहुत सख्त क्या थी, जरूरत थी। ये यहाँ पे देख लो आप, एक छोटी सी चीज देख लो, यहाँ पे बताया गया है कि भाई मुख्य रूप से किसको ध्यान में रखा गया, देखो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च कैसे किया जाएगा। भारत जो है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी किस प्रकार से यूज करेगा, खाद्यान्न संकट से हम कैसे ऊपर बाहर निकलें। भारत के योजनाकार जो है वो उद्योग और कृषि के बीच में संतुलन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण कठिनाइयां आ रही थी। तो आजाद भारत के सामने विभिन्न समस्याएं हैं, उद्योगों पे ध्यान दें या फिर कृषि के ऊपर ध्यान दें, दोनों में कैसे संतुलन बनाएं, ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो एक के बाद एक भारत के सामने समस्या के रूप में खड़ी हुई थी। अब अपन आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए, ये जैसी कुमारप्पा है और ये विकेंद्रीकृत योजना भी होनी चाहिए। और इस विकेंद्रीकृत योजना में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि केरल को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। और केरल को महत्वपूर्ण इसलिए माना गया क्योंकि साक्षरता जो दर है वो क्या रही, 100% रही, 100%। और नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से वहाँ पे क्या चलाए जाते थे, अभियान चलाए जाते थे। चिकित्सा के क्षेत्र में आज आपको पता होना चाहिए, भारत में सबसे ज़्यादा अगर आपको नर्स कहीं की देखने को मिलती है तो वो कौन से राज्य की होती है, केरल राज्य की होती है। तो केरल मॉडल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसने शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, भूमि सुधार के ऊपर, खाद्य वितरण के ऊपर, गरीबी उन्मूलन के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या दिया गया मेरे दोस्तों, ध्यान दिया गया। तो केरल से हम सीख सकते हैं और विभिन्न जो राज्य हैं वो भी केरल से सीख सकते हैं। अगर आपके पास में कृषि नहीं है, अगर आपके पास में उद्योग नहीं है, तो आप शिक्षा और चिकित्सा के माध्यम से अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। यानी शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। भारत जो है उसने किस प्रकार से उस समय की जो तमाम समस्याएं थी उनका समाधान किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।